टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद और शिक्षा। तो नेचुरलिज्म और एजुकेशन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इससे पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होगा, तो हम जो है प्रकृतिवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा को जान सकेंगे। प्रकृतिवाद के कुछ मूल सिद्धांत बताए गए हैं, उनके बारे में हमें जो है जानकारी मिलेगी और प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में हम अध्ययन कर सकेंगे। तो प्रकृतिवाद का अर्थ और परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। प्रकृति पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति के को मूल तत्व मानती है। तो प्रकृति जो है दर्शन की एक विचारधारा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें जो है प्रकृति को ही मूल तत्व माना गया है। इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और अपादान कारण मानती है। तो इसी को जो है इस ब्रह्मांड का कर्ता माना गया है, प्रकृति को ही, और उपादान कारण माना गया है। यथार्थवाद की भांति प्रकृतिवाद भी दार्शनिक चिंतन का प्रारंभिक रूप है। तो यथार्थवाद की तरह प्रकृतिवाद भी दार्शनिक चिंतन का एक प्रारंभिक रूप माना गया है। इस संबंध में हम उन दार्शनिकों का उल्लेख कर सकते हैं जिनकी चर्चा हमने यथार्थवाद के संदर्भ में की है। तो प्रकृतिवाद की तरह जो है यथार्थवाद की तरह प्रकृतिवाद में भी उन्हीं सारे दार्शनिकों का उल्लेख किया जाता है जिन्होंने यथार्थवाद की बात की है। यूनानी दार्शनिक इसमें थेल्स आते हैं। तो थेल्स की दृष्टि से इस सृष्टि की रचना जल से सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो थेल्स ने अपने जो है विचारों में बताया है कि इस सृष्टि की जो रचना हुई है वह जल से सिद्ध करने का प्रयास किया है उन्होंने। जल एक पदार्थ है जो प्रकृति का है। तो जल जो है वो प्रकृति का एक पदार्थ है। तब उनके इस विचार को यथार्थवाद और प्रकृतिवाद की शुरुआत माना गया था। तो थेल्स का जो विचार था कि जल जो है वो प्रकृति का ही एक पदार्थ है और इसी से इस जीवन की शुरुआत हुई है। तो इसी से जो है यथार्थवाद और प्रकृतिवाद की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। इसके बाद यूनान के सुकरात का नाम आता है फिर कि यूनान में सुकरात का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने पदार्थ और प्रकृति के स्थान पर आत्मा और परमात्मा को मूल तत्व सिद्ध किया। तो जब सुकरात की बात आएगी तो सुकरात ने किसी भी पदार्थ और प्रकृति को स्थान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है आत्मा और परमात्मा ही मूल तत्व हैं। उनके शिष्य फिर आते हैं प्लेटो। तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। उन्होंने माना है कि इस संसार को विचारों के संसार का प्रकटीकरण मात्र बताकर पदार्थ और प्रकृति की सत्ता को ही चुनौती दे डाली। तो इन्होंने पदार्थ और प्रकृति की जो सत्ता थी उसको चुनौती दी थी। प्लेटो के बाद पश्चिमी जगत के 50वीं शताब्दी तक जो भी दार्शनिक चिंतन हुआ वह प्लेटो के दर्शनवाद के आधार पर ही हुआ था। तो प्लेटो ने जो आदर्शवाद में बताया था वही जो है इसका आधार रहा है, प्रकृतिवाद का आधार रहा है 15वीं शताब्दी तक। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद का विकास जो है 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जिसमें कॉम्टे, बेकनर, हॉब्स और डार्विन, लेमार्क इन सारे पूर्व विचारधारकों का नाम आता है। रूसो के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृतिवाद को बढ़ावा दिया है। तो उनकी नींव पक्कों की और उनके आधार पर प्रकृतिवाद शिक्षा का पूरा ताना बाना तैयार किया है। तो रूसो के बाद जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृतिवाद को बढ़ावा दिया है, उसकी नींव को पक्का किया है उन्होंने और आगे उसका ताना बाना पूरा सिस्टम पूरा तैयार किया है। तो प्रकृतिवाद जो था वो पूरी तरह से मतलब प्रकृति को महत्व देता था। इसमें हर एक चीज़ में प्रकृति को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा क्या थी इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें ग्रीस यानी कि यूनानी दार्शनिक जो थे डेमोक्रिट्स के अनुसार बताया गया है कि इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से हुई है। डेमोक्रिट्स ने बताया है कि ये जो संसार बना है
वो परमाणुओं के संयोग से बना हुआ है। उनके इस विचार को आधुनिक विचार के वैज्ञानिक डाल्टन महोदय ने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। तो ये जो डेमोक्रिट्स का विचार था, इसको आधुनिक वैज्ञानिक जो डाल्टन आते हैं, तो डाल्टन ने इस प्रयोग को सिद्ध भी किया है अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा। और यह तथ्य उन्होंने डाल्टन ने भी यह तथ्य बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न प्रकार के पदार्थ और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण हुआ है। तो डाल्टन ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि अलग अलग तरीके के परमाणुओं से के संयोग से पदार्थ बनते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण हुआ है। इसके बाद आती है प्रकृतिवाद की ज्ञान और तर्क मीमांसा। तो प्रकृतिवाद की ज्ञान और तर्क मीमांसा में क्या बताया गया है, ये जानेंगे। प्रकृतिवाद प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। तो प्रकृतिवादी जितने भी थे वो प्रकृति के ही ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। उनका कहना था कि प्रकृति का ही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। अगर प्रकृति का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वोपरि है, तो यह जानना जरूरी है कि प्रकृति क्या है। तो सामान्य प्रयोगों में प्रकृति का अर्थ अगर हम जानते हैं तो उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। तो प्रकृति वह रचना है जो स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है या स्वाभाविक रूप में विकसित होती है, उसको प्रकृति कहा जाता है। इसके बाद प्रकृतिवाद की मूल एवं आचार मीमांसा की बात करेंगे। तो प्रकृतिवाद जो था वो प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं को ही सत्य मानता था। तो जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं थी, प्राकृतिक पदार्थ थे, उन्हीं को प्रकृतिवाद में सत्य माना गया है। प्रकृतिवादियों का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति होती है और उसकी यह प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है। उसके लिए अनुकूल आचरण करने में मनुष्य को सुख मिलता है। तो इस तरह से प्रकृतिवाद की मूल एवं आचार मीमांसा में बताया गया है कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति है जो एकदम शुद्ध है और उसके लिए अनुकूल आचरण जब मनुष्य करता है तो उससे सुख मिलता है। प्रतिकूल आचरण अगर व्यक्ति करता है तो उससे दुख मिलता है। अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से बताया गया है कि अगर व्यक्ति है तो उसकी एक प्रकृति है और मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए ताकि वो उससे सुख मिल सके। अगर वो प्रतिकूल आचरण करेगा अपनी प्रकृति के तो उसे दुख मिलेगा। इसके बाद प्रकृतिवाद की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो परिभाषा जानते हैं, प्रकृतिवाद के अनेक रूप हैं परंतु मूल रूप से उसमें बड़ी समानता है। तो अनेक रूप होने के बावजूद प्रकृतिवाद के मूल रूप में बहुत समानता पाई जाती है। उस समानता के आधार पर जेम्स वार्ड ने उनको निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। तो जेम्स वार्ड का कहना था कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। तो प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमारी प्रकृति को ईश्वर से एक अलग रूप देती है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है और हमारी जो आत्मा है उसे पदार्थ के अधीन करती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। तो जो ऐसे नियम हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है प्रकृतिवाद जो है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है। तो इसमें ये माना गया है कि हमारी जो प्रकृति है वही सर्वोपरि है और ये जो भौतिक संसार है यही सत्य है। इसमें आध्यात्मिक संसार को कोई भी जो है वैल्यू नहीं दी गई है। यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। इसमें जो है ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया है। आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानती है। आत्मा जो है एक पदार्थ जन्य चेतन तत्व माना गया है। यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन उद्देश्य सुखपूर्वक जीना चाहिए। तो मनुष्य को अपना जीवन सुखपूर्वक जीना चाहिए, ऐसा माना था प्रकृतिवादियों का, जिसे प्राकृतिक जीवन जीने या प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार जिएंगे
प्रकृति के अनुकूल जिएंगे तभी हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा मानना था प्रकृतिवादियों का। इसके बाद प्रकृतिवाद के कुछ मूल सिद्धांत आते हैं। फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। तो इसके कुछ मूल सिद्धांत इस तरह से हैं। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा के कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो मूल सिद्धांत हैं। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृतिवादियों का कहना है कि ये जो संसार का कर्ता और कारण दोनों ही स्वयं प्रकृति हैं। इस संसार को कर्ता भी जो है प्रकृति है और कारण भी प्रकृति ही है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ बनते हैं और पदार्थों के संयोग से इस संसार की रचना हुई है और उनके विघटन से इसका अंत हो जाता है। तो इसमें टोटली मतलब प्रकृति को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक तत्व जो होते हैं उनके संयोग से पदार्थ बनते हैं, पदार्थों के संयोग से इस संसार की रचना होती है और जब इनका विघटन होगा तो इस संसार का अंत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सिद्धांत था कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तो इसमें प्रकृतिवादियों का मानना है कि भौतिक संसार है वही सत्य है, वही जो है इस सर्वोपरि है, इसमें आध्यात्मिक संसार को नहीं माना गया है। तो इस संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं और यह सत्य है। जो भौतिक संसार है उसे हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं और वही जो है सत्य है। तीसरा सिद्धांत था कि आत्मा जो है पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। आत्मा इसमें पदार्थ जन्य चेतन तत्व के रूप में स्वीकार की गई है। इसमें आत्मा को आध्यात्मिक स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। यह संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है और यह निर्माण कार्य निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इसके पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना एक मिथ्या विचार है, ऐसा मानना है प्रकृतिवादियों का कि अगर हम किसी नियम को मानते हैं और उसके पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति को मानते हैं तो ये एक मिथ्या विचार है हमारा, क्योंकि उन्होंने इस आत्मा को एक पदार्थजन्य चेतन तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद चौथा मूल सिद्धांत है कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो प्रगतिवादियों का मानना था कि मनुष्य जो है वो जन्म से ही पूर्ण नहीं होता है, परंतु उसे संसार के श्रेष्ठतम रचना अवश्य स्वीकार करता है। तो ये जो है माना गया है कि मनुष्य जन्म से पूर्ण नहीं होता है, लेकिन मनुष्य इस संसार की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। पांचवा सिद्धांत है इसमें फिर कि मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। मानव का विकास होना ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो लगातार चलती रहती है। जीवन विज्ञानवादी प्रगतिवादी विकास सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है। तो मनुष्य जो है लगातार विकास करता रहता है, उसका विकास निम्न प्राणी से लेकर उच्च प्राणी तक होता है। छठा इसका मूल सिद्धांत है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यह है कि वह अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर पाए। प्रकृतिवाद मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं। तो इनका ये मानना है कि प्रकृतिवादियों का कि मनुष्य जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वह प्राणियों की इच्छा के अनुसार जीने को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इसके बाद सातवां सिद्धांत है कि सुखपूर्वक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है और इसी कारण वह दुखों से घिरा हुआ है। इसलिए इन्होंने सुखपूर्वक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन को उत्तम माना है। अब हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद और शिक्षा में क्या संबंध है। तो प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। जब आदर्शवादी विचारधारा आई तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। तो प्रकृतिवाद के कई उप संप्रदाय हैं और मूल रूप से एक होते हुए भी इनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है।
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जो भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद है उसका शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, लेकिन यंत्रवादी प्रकृतिवाद तथा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तो इनमें जो है दो व्यक्तियों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, पहला रूसो का नाम और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा संबंधी विचार मुख्य रूप से उसकी पुस्तक एजुकेशन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एवं फिजिकल के रूप में उन्होंने प्रकट किए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक एजुकेशन इंटेलेक्चुअल, मॉरल और फिजिकल में अपने सारे विचारों को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उनके 4 लेखों का संग्रह है। सबसे उपयोगी शिक्षा, दूसरा था बौद्धिक शिक्षा और तीसरा था नैतिक शिक्षा और चौथा था शारीरिक शिक्षा। इसके बाद शिक्षा का संप्रत्यय क्या है प्रकृतिवाद में, तो प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादियों का कहना था कि सिर्फ पुस्तक को पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान शिक्षा नहीं है। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने में और जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। तो प्रगतिवादियों का मानना था कि वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार जो है विकास करे और उसके जीवन को सुखमय बनाए। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा का संप्रत्यय में बताया है कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का जो अर्थ होता है वह हमारी अंतःशक्तियों का हमारे बाह्य जीवन के साथ समन्वय करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के फिर कुछ उद्देश्य होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण करना, उदात्तीकरण करना और दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का जीवन के संघर्ष के लिए शक्ति और योग्यता का विकास करना मनुष्य में। तीसरा उद्देश्य था मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। चौथा उद्देश्य था मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना। तो इस प्रकृति में जैसी व्यवस्था है या प्रकृति जैसी है उसके अनुकूल जीवन यापन कर सके मनुष्य, इस काबिल बनाना। और पांचवा था पूर्ण जीवन की तैयारी करना। अब शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या थी प्रकृतिवाद में, ये समझेंगे। तो उद्देश्यों के अनुकूल ही प्रकृतिवादियों ने पाठ्यचर्या का जो है विकास किया है। प्रकृतिवादी भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि यह हमारा जो भौतिक जीवन है वही सत्य है और उसकी रक्षा और विकास पर ही अधिक बल देते हैं वे। ये पाठ्यचर्या में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो प्रगतिवादी शिक्षा में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। साहित्य, कला, संगीत को सबसे कम, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को ये कोई स्थान नहीं देते हैं। तो इन्होंने साहित्य, कला, संगीत और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को कोई भी स्थान नहीं दिया है। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में विभिन्न स्तरों के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या का प्रस्तुतिकरण किया है। तो इसमें जो है इन्होंने 4 मनोवैज्ञानिकों की वैज्ञानिक अवस्थाएं बताई हैं। रूसो के अनुसार पहली अवस्था थी बच्चे के लिए शैशव अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के लिए थी। फिर बाल्यावस्था उन्होंने बताया है जो 5 साल से 12 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद उन्होंने तीसरी अवस्था बताया है किशोरावस्था, जो 12 साल से 15 साल के लिए होती है। और फिर उन्होंने कहा है युवावस्था के बारे में, जो 15 साल से 35 साल के लिए होती है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पाठ्यचर्या निर्धारित की थी। फिर शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, तो शिक्षण विधियों को कैसे अपनाया गया है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद के 2 प्रमुख पहलू हैं। पहले पहलू में प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जिसने आध्यात्मिक सत्ता का खंडन किया है और प्रकृति की सत्ता प्रतिपादन किया है। प्रकृतिवाद के इस पहलू में शिक्षा के उद्देश्यों का
निर्माण हुआ है। और प्रकृतिवाद का दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है, जिसमें मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करना उसके मूल्य शक्तियों में विश्वास है। तो इस तरह से शिक्षण विधियों में प्रकृतिवाद में दो पहलू बताए गए हैं। पहले पहलू में ये बताया गया है कि प्रकृतिवाद जो है वो आध्यात्मिक विचारधारा का खंडन करता है, उसमें विश्वास नहीं करता है। तो प्रकृतिवाद जो था वो प्रकृति की सत्ता का ही प्रतिपादन करता है। इसमें जो है इस तरह से शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। और दूसरा पहलू जो था वो मनोवैज्ञानिक पहलू था। उसका यह मानना था कि मनुष्य की जो प्रकृति है उसका अध्ययन किया जाए और मनुष्य की मूल शक्तियों पे अध्ययन किया जाए। फिर अनुशासन कैसा था प्रकृतिवाद में? तो प्रकृतिवाद आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक स्वरूप जैसा कुछ नहीं होता है, ये उसे पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मानते थे। इनका मानना था कि आत्मा जो है वह एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। उनके अनुसार प्रकृति स्व से शासित होना ही सच्चा अनुशासन है। तो प्रकृतिवादियों का भी यही मानना था कि प्रकृति के स्व से शासित होना सच्चा अनुशासन है। शिक्षक के बारे में क्या कहना था प्रकृतिवाद का? तो रूसो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को कोई महत्व नहीं देते थे। रूसो ने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कोई भी महत्व नहीं है। इनका कहना था कि शिक्षक तो दूसरे समाज का ही एक अंग है। तो रूसो ने बताया है कि शिक्षक जो होता है वह किसी न किसी तरीके से जो है हमारी एक दूसरी समाज है उसी का अंग है। उससे बच्चों में सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। तो शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों में सुधार किया जाए इसकी आशा ही नहीं की जा सकती है। ये बच्चों को प्रकृति की गोद में रख कर उनके स्वतंत्र विकास करने के पक्ष में थे। रूसो का यह मानना था कि हमें बच्चे को प्रकृति की ही गोद में रख देना चाहिए ताकि उसका स्वतंत्र रूप से विकास हो सके। शिक्षार्थी के बारे में क्या विचार था प्रकृतिवादियों का? तो प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते थे। उनके अनुसार बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा का निर्माण किया गया है। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि बच्चा शिक्षा के लिए नहीं पैदा हुआ बल्कि बच्चे का विकास करने के लिए शिक्षा का निर्माण किया गया है। फिर विद्यालय के बारे में क्या कहना था इनका? तो रूसो विद्यालयों को कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा के लिए बच्चे के लिए जो है विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनके अनुसार तो प्रकृति की गोद ही विद्यालय होती है बच्चे के लिए और प्रकृति ही एक शिक्षिका का कार्य करती है। परंतु मानव की प्रकृति को महत्व देने वाले प्रकृतिवादी विद्यालयों की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। तो जो मानव को जो है महत्व देते हैं उनका कहना है कि प्रकृतिवादी विद्यालय भी होने चाहिए, इनकी आवश्यकता है। लेकिन रूसो का ऐसा मानना था कि प्रकृति की जो गोद है वही मनुष्य के लिए उसका विद्यालय है, वही बच्चे के लिए उसका विद्यालय का कार्य करेगी और प्रकृति ही बच्चे के लिए शिक्षिका का कार्य करेगी। तो ये पूरा प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में था। थैंक यू एवरीवन।